Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is lecture number 6 of your advanced English series for your upcoming CDS exam. And if you want to qualify this particular exam or you want to qualify for the OTA with flying colors, you have to do very well in your English paper. इंग्लिश पेपर ये है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेंड जो लास्ट 3 या 4 साल पहले था वो आपका 68 to 70 मार्क्स या फिर 75, 80 इतने पे आपका OTA का कट ऑफ लग जाता था। लेकिन अभी आप देखेंगे 3 CDS पहले की बात है तो वो कट ऑफ जो है वो OTA के लिए 100 मार्क्स क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जीके में थोड़ी सीलिंग रहती है कि यू विल गेट अराउंड 40, 45 मार्क्स, 35 मार्क्स, ये आपका एवरेज कैंडिडेट्स इतना स्कोर करता है। एक्सेप्शन की बात नहीं करें, 65, 70 भी जाते हैं। सो एवरेज कैंडिडेट को अगर OTA क्वालिफाई करना है तो आपको CDS इसकी अपने इंग्लिश पेपर पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी जो हमने 5 वीडियोस और पहले जो आपसे डिस्कस किया है उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके रिपीट होते हैं बार बार CDS एग्जाम के अंदर। आज भी जो वीडियो में हम बात करेंगे इस सेशन में पर्टिकुलरली दोज कॉन्सेप्ट्स जो रिपीटेडली आपके CDS में रिपीट होते हैं बार बार, वही कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान में रखिए, वहाँ पे इजीली यू कैन मार्क द आंसर, राइट। सो लेट्स बिगिन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी सम ऑफ द फिश वर डाइड एंड वर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। देखिए ये जो पर्टिकुलर PDF है हमने आपको अवेलेबल कराई थी टेलीग्राम चैनल पे, और आई होप कि आप सभी ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। और अब जो है हम आपके साथ वो जो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा है और कहाँ पे कमी रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है लर्निंग का कि पहले आपको मैं डिडक्टिव वे से, मतलब इंडक्टिव वे से, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल पे आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप ढंग से अप्लाई नहीं कर पाए अपने माइंड को उस टाइम पे, तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग रहती है। ठीक है, ये लर्निंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद ब खुद ट्राई करें उसको सोल्व करने का, उसके बाद आप कोई एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं, राइट। सो यू शुड कमेंट डाउन योर स्कोर इन द वीडियो कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 11। तो 11 क्वेश्चन रहेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो 11 क्वेश्चन में से आपको मार्क करना है कि आपका स्कोर क्या रहा था। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको आई कैन अश्योर कि आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, उसका टाइमली रिप्लाई मिलेगा, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द फिश वर डाइड एंड वर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। इसको सोल्व करने से पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है द कार ड्राइवर वॉज डाइड व्हेन ही रीच देयर। अब देखिए जो आपकी डाई जो वर्ब होती है, ये देखिए डाई, आपकी डाई वर्ब होती है, एक आपका डेड एडजेक्टिव होता है, राइट। आपका डेड एडजेक्टिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डेड इज एन एडजेक्टिव और डाई इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि डाई वर्ब के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिन वर्ब के बाद आप कोई ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, उन वर्ब का कभी भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता। ठीक है, पैसिव फॉर्म उन्हीं का बनता है जिनके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जैसे किल्ड, किल्ड क्या है? किल्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं बोलूं ही किल्ड अ बॉय, राइट, ही किल्ड अ बॉय, राइट। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? ए बॉय वॉज किल्ड बाय हिम। सो दिस इज द वे, राइट। अगर मैं बोल दूं ही डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट, ही डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। अब देखिए डाइड जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। इन है, एक प्रेपोजिशन लिखी है, इन के बाद जो ऑब्जेक्ट है ए ट्रेन एक्सीडेंट, ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इन प्रेपोजिशन का। डाई जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है, प्रेपोजिशन का उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इसका पैसिव नहीं बना सकता। ही डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, इसका पैसिव बनाना मुश्किल होगा क्योंकि डाई वर्ब पैसिव फॉर्म में नहीं यूज हो सकती। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? द कार ड्राइवर वॉज डाइड व्हेन ही रीच्ड देयर। वॉज डाइड, देखिए 2 तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। या जो आपके डाई वर्ब है, या तो आप इसको डाई वर्ब को आप इसको एज अ पैसिव ना करके आप इसको डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, राइट। या तो आप वॉज को ड्रॉप कीजिए, यू कैन ड्रॉप द वॉज को आप जब ड्रॉप करेंगे, वॉज आपने ड्रॉप कर दिया तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? द कार ड्राइवर डाइड
व्हेन ही रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमारे पहुँचते वो मर गया, ठीक है। व्हेन वी रीच देयर द कार ड्राइवर डाइड, हमारे वहाँ पे पहुँचते ही वो मर गया। तो ये इसका जो मीनिंग है ये थोड़ा अटपटा है कि हमारे वहाँ पहुँचते ही कार ड्राइवर मर गया। सो दिस शुड नॉट बी द मीनिंग। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, द कार ड्राइवर हैड डाइड, इसको पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, पास्ट परफेक्ट। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, द कार ड्राइवर हैड डाइड व्हेन वी रीच देयर, कार ड्राइवर पहले ही मर चुका था जब हम वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो ये एक मीनिंग हो सकता है इसका। सो दिस कैन बी योर आंसर। और इसके अलावा अगर आप इसको दूसरे तरीके से चेंज करना चाहते हैं, आप अगर एडजेक्टिव का यूज़ करके, देखिए डेड आपका एक एडजेक्टिव है और वॉज क्या है आपकी एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आप क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव ही होते हैं। और एडजेक्टिव किसको डिफाइन करेगा, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, कार ड्राइवर, तो डेड किसको डिफाइन करेगा, कार ड्राइवर, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये याद रखिए। लिंकिंग वर्ब होती है बी की सभी फॉर्म, वॉज, ठीक है। लिंकिंग वर्ब और भी होती हैं तो सर्च कीजिएगा, अदरवाइज दूसरे सेशन में हम कवर करेंगे। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आप जो लिखते हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव किसको डिफाइन करेगा, आपके सब्जेक्ट को, जबकि कार ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर, डेड, ठीक है, ही वॉज डेड बाय दैट टाइम। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, डाइड वर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं डेड ऑब्जेक्टिव से, या फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, हैड डाइड। सो दो तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट ही गेव मी वॉज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड आई स्ट्रगल्ड टू अंडरस्टैंड इट। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट। पहला है ये क्वेश्चन, आप देखिए, ही वर्कड हार्ड एंड ही हैड टू वर्कड हार्ड। देखिए यहाँ पे ही वर्कड हार्ड, ये एक डूइंग है, ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है, ये डेलिब्रेट एक्शन है, खुद ब खुद, ठीक है। इट्स अ डेलिब्रेट एक्शन, ही इज डूइंग बाय हिज ओन विल, ठीक है, विलफुल काम हो रहा है। ही वर्कड हार्ड, विलफुल। अब ये देखिए ही हैड टू वर्कड हार्ड, ये कंपल्शन है, उसका मन नहीं कर रहा, बट ही हैड टू वर्कड हार्ड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, राइट। कोई भी डिफिकल्टी आ गई, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, इश्यूज हो गए, उसको अपना जो गोल था, अपनी लाइफ गोल को एक साइड रखना पड़ा, और फाइनेंशियल जो उसकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड्स द फैमिली, वो उसको फुलफिल करनी पड़ी, एंड ही हैड टू वर्कड हार्ड, राइट। सो दैट वाज अ कंपल्शन। अब ये देखिए, द डॉक्यूमेंट ही गेव मी वॉज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड आई स्ट्रगल्ड टू अंडरस्टैंड इट। क्या ये डेलिब्रेट एक्शन है, आई स्ट्रगल्ड, क्या मैं चाहता था कि आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट, या फिर ये कंपल्शन थी, ठीक है। अगर ये कंपल्शन थी और ये एक एक्सटर्नल कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट जो था वो लॉन्ग है और कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपल्शन वाला यूज करना पड़ेगा, हैड टू। सो यहाँ पे लिखेंगे एंड आई हैड टू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट, राइट। सो योर आंसर वुड बी आई हैड टू स्ट्रगल, राइट। आई हैड टू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज देयर इज अ एक्सटर्नल कंपल्शन, या आप विलफुली स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन हैज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, राइट। तो कंसेप्ट देख लेते हैं फटाफट। अगर आपको आंसर आता है तो यू कैन पॉज डाउन द वीडियो एंड यू कैन आंसर, आप अपनी बुकलेट में आंसर कर सकते हैं। पहले देखिए, जो फोर है एक प्रेपोजिशन होती है, सिंस भी है, कंजंक्शन भी है, एक प्रेपोजिशन भी है, दोनों चीज़ है। फोर जो एक प्रेपोजिशन है, फोर आपका कंजंक्शन का भी काम करता है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, वो आपका एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो फोर वहाँ पे भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब फोर जब एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है किसी डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, किसी डेफिनेटेड ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। सो वी हैव बीन फाइटिंग दिस वॉर फॉर लास्ट 5 years, ठीक है। इंडिया इज़ फाइटिंग दिस वॉर, या फिर इंडिया का कोई वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, इंडिया इज़ फाइटिंग दिस वॉर फॉर लास्ट 5 years। तो एक ड्यूरेशन है, डेफिनेट ड्यूरेशन, 5 साल, 5 दिन, 7 दिन, कोई भी डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए। और दूसरा, अगर मैं आपको इसको पहचानने का तरीका बताऊं तो रिप्लाई ऑफ हाउ लॉन्ग आएगा, हाउ लॉन्ग इंडिया इज फाइटिंग दिस पर्टिकुलर वॉर, तो आपका आंसर आएगा 5 दिन या फिर 5 साल, जो भी ड्यूरेशन होगी। तो कोई भी डेफिनेट ड्यूरेशन है उसके लिए आपको फोर प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, सिंस प्रपोजिशन का आप यूज़ कहाँ करते हैं, सिंस का। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और ये किसका रिप्लाई देता है, व्हेन का, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग, क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लिख दिया मैंने, मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है,
तो मैंने पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून, ठीक है, सिंस मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल गया। तो सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लाइन पे आप उस एक्शन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं, वहाँ पे उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्शन लाई कर रहा है, ये टाइम लाइन है, ठीक है, ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, और मंडे ट्यूसडे इसके बीच में आफ्टरनून इवनिंग सब कुछ आया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको सिंस यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए वर्ब, देखिए एग्जिस्ट, ये वही वर्ब है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या है, एक आपकी स्टेट ऑफ एक्शन को दिखाती है, नॉन एक्शन वर्ब है। क्या है ये, नॉन एक्शन वर्ब, इसमें एक्शन नहीं होता, ये स्टैटिक वर्ब है, ये सिर्फ स्टेट ऑफ एक्शन दिखाती है। क्या स्टेट ऑफ एक्शन रहा, जब भी कोई भी ऐसी एक्शन जो स्टैटिक वर्ब है जिसमें एक्शन नहीं है वो आपकी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आ सकती। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस वाली जो है वो गलत होगी। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो एग्जिस्टिंग कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते, आप इसको थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। द प्रॉब्लम ऑफ द करप्शन हैज़ बीन एग्जिस्टेड, ठीक है, आप इसको क्या बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, पैसिव टेंस में, पास्ट परफेक्ट इन पैसिव टेंस, राइट। नेक्स्ट इज आवर इक्विपमेंट डैमेजेस वेरी ऑफन इन समर बिकॉज देर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स, राइट, देर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। अब देखिए इसमें आंसर मार्क कीजिए अपना, यू कैन पोस्ट डाउन द वीडियो एंड मार्क योर आंसर, ठीक है। तो इससे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द बॉय हर्ट व्हेन ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, देखिए आपकी जो द बॉय हर्ट व्हेन ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें क्या आपको पर्टिकुलर एरर लग रहा है, कैन यू फाइंड द कॉमन एरर इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। देखिए मैं फटाफट बता दूं, द बॉय क्या है आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब लिखी हुई है, उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपकी एक क्लोज होगी, व्हेन आपका क्या हो गया, एक रिलेटिव कंजंक्शन हो गया, ठीक है, दोबारा से रिलेटिव कंजंक्शन, उसके बाद ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अगेन ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी वर्ब होगी, ठीक है, और ये फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इसमें यहाँ तक कोई गलती नहीं है, लेकिन जो हर्ट जो वर्ब है ये आपको पता होनी चाहिए कि हर एक जो वर्ब है वो डिफरेंट होती है, कोई ट्रांजिटिव होती है, कोई इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। हर्ट क्या है आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब हर्ट के बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, द बॉय हर्ट हिज फ्रेंड, कोई भी आपको इसके पीछे हर्ट के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, कोई ना कोई इसको ऑब्जेक्ट चाहिएगा। अब हर्ट जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, या तो मैं इसमें लिखूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख सकता हूं, द बॉय का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, ठीक है, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं हर्ट को एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज कर सकता हूं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, और एडजेक्टिव की तरह जब बिहेव करेगी जब उससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब आपने लिखी होगी। अब देखिए बॉय से पहले लिंकिंग वर्ब आप क्या लिख सकते हैं, द बॉय सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब आप इसमें यहाँ तो या तो वॉज लिख सकते हैं लिंकिंग वर्ब, या फिर गोट लिख सकते हैं, ठीक है। हर्ट यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए मैंने गोट यूज़ किया, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो मैं यहाँ पे गेट भी लिख देता। लेकिन द बॉय गॉट हर्ट व्हेन ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, या फिर ऐसे लिखेंगे द बॉय हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, आवर इक्विपमेंट डैमेजेस वेरी ऑफन। अब जो आपकी डैमेज वर्ब भी है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डैमेज के बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो डैमेज को आपको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, या तो देखो जो मैंने बताया आपको आवर इक्विपमेंट्स, देखिए ये आपका डैमेजेस लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आवर इक्विपमेंट्स क्या है, सिंगुलर है, तो इस हिसाब से जो आपकी वर्ब आएगी गेट्स आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी तो गेट्स लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि जो वो वर्ब है उसको आप पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दीजिए एज ए एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, वो एज ए एडजेक्टिव का काम करेगा, और किसको डिफाइन करेगा, सब्जेक्ट को। अब डैमेज्ड इक्विपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, डैमेज्ड इक्विपमेंट। जब भी आपको कोई भी एडजेक्टिव का आंसर चाहिए, क्या ये आपको पता लगाना है एडजेक्टिव है या नहीं, तो व्हाट काइंड ऑफ से आंसर कीजिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन या फिर व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट। अगर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, डैमेज्ड, ठीक है, तो आपका क्या होगा, दैट वाज अ एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए डैमेज्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव मैंने कर दिया। सो दिस इज द वे यू कैन करेक्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डज एनीवन नो द रीजन ऑफ द रोड एक्सीडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डज एनीवन नो, तो इट्स अ इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनीवन ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो इसका मतलब इज अ इंटेरोगेटिव। तो डू डज और डिड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, लिख दी हमने। द रीज़न ये आपका क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ द रोड एक्सीडेंट। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सभी कुछ सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अब देखिए गलती कहाँ है, मिस यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स ठीक से यूज नहीं हुए हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट, रीजंस और कॉज, दो वर्ड होते हैं, दोनों को लगता है कि दोनों के सिमिलर, सभी को लगता है कि दोनों के जो मीनिंग है वो सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। एक बेसिक डिफरेंस क्या है, रीजंस होता है मतलब डूइंग, ठीक है। आप ये पर्टिकुलर लेक्चर अटेंड क्यों कर रहे हैं, देयर आर सम रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। आप सोचते हैं कि इन लेक्चर से दिस लेक्चर्स वुड बी हेल्पफुल इन द रियल एग्जाम, यहाँ से हम कुछ सीखने आए हैं, ठीक है। कुछ रीज़न होगा जब भी आप ये पर्टिकुलर आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, कुछ रीज़न होगा कि आप CDS एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, कि यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, देयर आर सम रीजंस, ठीक है। आपसे वो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, द इंटरव्यूअर वांट टू आस्क यू द रीजन, व्हाई डू यू वांट टू दिस सर्विस, व्हाई डू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है। वो आपके रीजंस जानना चाहते हैं, ठीक है। तो रीजंस क्या होते हैं, लॉजिक्स होते हैं और डूइंग्स होती है, मतलब जो आप डेलिबरेटली करते हैं, ठीक है, जो आप खुद ब खुद करते हैं, उसके पीछे मतलब कुछ रीजंस हैं। कोज क्या है, जो कि अपने आप होती हैं चीज़ें, ठीक है, विदाउट एनी रीजंस, कोई भी उसके कोई पीछे कोई डेलिबरेट एक्शन नहीं होता, दैट हैपन्स, खुद ब खुद होती हैं, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल देंगे, द अर्थक्वेक, द लैंडस्लाइड हैपन्ड ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है। आप लिखते हैं द लैंडस्लाइड अकर्ड या फिर हैपन्ड ड्यू टू अर्थक्वेक, उसके पीछे अर्थक्वेक क्या रहा है, एक कोज रहा है, वहाँ पे रीजन नहीं रहा, ठीक है। अर्थक्वेक कोज है वहाँ पे, अर्थक्वेक वहाँ पे रीजन नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक ने जानबूझकर लैंडस्लाइड नहीं किया, दैट वाज अ नॉन डेलिबरेट एक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप ठीक क्या करेंगे, यहाँ पे रीजंस की जरूरत है या फिर कोज की जरूरत है, यहाँ पे कोज की जरूरत है। डज एनीवन नो द कोज ऑफ द रोड एक्सीडेंट, कोई रीजन नहीं होता रोड एक्सीडेंट के पीछे, लोग जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं कर सकते। हाँ, अलग बात है कि कोई इनकी इंटेंशन होगी, जैसे आपने देखा था कि धनबाद के अंदर एक ऑटो ड्राइवर ने जज को पीछे से टक्कर मार दी थी एंड दैट जज वाज किल्ड इन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, ठीक है। तो कोई डेलिबरेट जब तक एक्शन नहीं रहता तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कोज का यूज़ करते हैं। देखिए कोज क्या क्या हो सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट के कोज क्या हो सकते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। और क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, पुअर विजिबिलिटी, पोर्ट होल्स जो गड्ढे हो जाते हैं, रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। ये सभी चीज़ें कोज होती हैं, ये रीजंस नहीं होते रोड एक्सीडेंट के, ठीक है। दीज आर द कोज ऑफ। तो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कोज का मतलब है दैट मेक समथिंग टू हैपन, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन। नेक्स्ट इज द अदर पैसेंजर सफर्ड फ्रॉम सीरियस लेग इंजरीज। देखिए सफर्ड जो वर्ब है हमने आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने कवर की है, आप सेकंड लेक्चर देखेंगे तो सफर वर्ब वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस की है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, सफर्ड, कोज, इन जो वर्ड का मीनिंग है आपको पता होना चाहिए। अब जो सफ़र जो वर्ब है, अब जब अगर आपको सफ़र वर्ब किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है तो आपको फॉर प्रपोजिशन उसके साथ यूज़ करनी पड़ेगी। किसी कोज के लिए यूज़ करनी है तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, कोज, फीवर क्या हो गया, कोज हो गया, तो उसके लिए फ्रॉम यूज़ करेंगे। पर्पस, ठीक है, ही इज़ सफरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, वहाँ पे कोई पर्पस डिफाइन करना है तो आपको फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई बैड एक्सपीरियंस है, कोई गुड एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आपको सफ़र के बाद कोई भी प्रपोजिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, द अदर पैसेंजर सफर्ड फ्रॉम सीरियस लेग इंजरीज, क्या ये कोज है? लेग इंजरीज क्या एक कोज है, क्या एक पर्पस है, या फिर एक एक्सपीरियंस है? ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सीरियस लेग इंजरीज इज अ एक्सपीरियंस, ठीक है, कोज नहीं है। कोज वो होता है मलेरिया, ही सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, और ही सफरिंग फ्रॉम डेंगू, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप वहाँ लिख सकते हैं कि वो एक कोज है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम सीरियस लेग इंजरीज, वो इंजर्ड हुआ तो वो उसका एक एक्सपीरियंस रहा, तो फ्रॉम की ज़रूरत नहीं है। द अदर पैसेंजर सफर्ड सीरियस लेग इंजरीज, राइट। नेक्स्ट इज आफ्टर द वॉर वॉज ओवर ही कंटिन्यूड हिज स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट, स्टडी, जब आप इसको स्टडी नाउन, देखिए स्टडी आपका क्या होता है, एक नाउन की तरह जब इसको यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है रिसर्च, टू डू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, सिर्फ रिसर्च आएगा। स्टडी नाउन, रिसर्च, इसका मतलब होता है रिसर्च। जब आप इसको स्टडीज़ ये वाला जो नाउन यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है करिकुलम और सिलेबस, ठीक है, करिकुलम और सिलेबस। अब देखिए आफ्टर द वॉर,
आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, आफ्टर क्या है आपका एक कंजंक्शन है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आफ्टर उसके बाद ये क्लोज लिखी हुई है, द वॉर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी वर्ब होगी, ओवर ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट क्लोज है आपकी, इसके बाद इसका सब्जेक्ट हो गया ये, और ये आपकी वर्ब होगी, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया हिज स्टडी, ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एट प्रपोजिशन होगी, इसके बाद ये जो लिखा है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, स्टडी में। जो आपकी स्टडी है ये मैंने बताया कि स्टडी का मतलब रिसर्च होता है, पर जो स्टडीज़ होती है वो उसका मतलब होता है करिकुलम और सिलेबस। तो यहाँ पे आपको स्टडीज़ की ज़रूरत है कि आफ्टर द वॉर ही कंटिन्यूड हिज करिकुलम और सिलेबस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे स्टडीज़ वाला मीनिंग चाहिए। सो नेक्स्ट इज मेक श्योर यू अराइव ऑन टाइम टू सी द बिगनिंग ऑफ द मूवी, मेक श्योर यू अराइव ऑन द टाइम टू सी द बिगनिंग ऑफ द मूवी। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें एरर क्या होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपका, ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम क्या है, मतलब आप उस परफेक्ट टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाए। अगर आपको 9 बजे मीटिंग है, आप 9 बजे मीटिंग पे एग्जैक्ट पहुँच गए, ठीक है, ऑन टाइम, एट द शेड्यूल्ड टाइम, राइट। और इन टाइम का मतलब आप थोड़ा टाइम से पहले पहुँच गए, अर्ली। अब देखिए मेक श्योर यू अराइव ऑन टाइम टू सी द बिगनिंग ऑफ द मूवी, मतलब आप एग्जैक्टली अब किसी जगह पे आपको जाना होता है, ठीक है, अगर आपको वहाँ से उस पर्टिकुलर जो मीटिंग का टाइम है उससे पहले थोड़ा पहुँचना हो तो वहाँ पे इन टाइम का यूज़ करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द मूवी देखने के लिए आप कभी भी जाते हैं थिएटर में तो वहाँ पे आप इन टाइम जाते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट पहले ही जाते हैं। तो मेक श्योर यू अराइव इन टाइम टू सी द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, राइट। नेक्स्ट इज दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट। देखिए अब देखिए ये टर्न आउट जो है, टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट। अब देखिए कहाँ पे इसमें गलती लग रही है आपको, ध्यान से। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर, देखिए वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, तो वन ऑफ मैनी, तो ये ठीक है, एक यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट, ये भी ठीक है। एंड के बाद आपने जो नई क्लोज लिखी है, वी हैव मेड अ क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट, हैव वर्ब होगी, हैव मेड आपका ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, क्वाइट क्या हो गया आपका एक एडवर्ब, ए लार्ज प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट, टर्न आउट में प्रॉब्लम है। जो आपका टर्न आउट लिखा हुआ है, ये जो आप इज, इसका क्या है, जो इज है आपकी वो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लिखना होगा, या तो आप इस लिंकिंग वर्ब को ड्रॉप कीजिए विदाउट यूजिंग द लिंकिंग वर्ब, क्योंकि टर्न आउट जो है आपका ये क्या है, दिस इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मैंने आपको बोला था कि पैसिव फॉर्म में नहीं यूज होता, ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। या तो आप इस को ड्रॉप कीजिए, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, या फिर इसको आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, दिस हैज़ टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो दो तरीके हैं आपको इसमें ठीक कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज बिसाइड्स बीइंग पंक्चुअल ही हैज़ नो मेरिट, बिसाइड बीइंग पंक्चुअल ही हैज़ नो मेरिट। अब मुझे एक फटाफट डिफरेंस बताइए, ये बिसाइड और ये वाला बिसाइड्स, इसमें क्या डिफरेंस है। जिसके पीछे एस लगा हुआ है और जिसके पीछे एस नहीं है, जो एस लगा हुआ है जिसके पीछे उसका मतलब है प्रपोजिशन, ठीक है। ये प्रपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, आप किसी चीज़ में उसका एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई उसके मतलब उसमें कुछ ना कुछ पहले क्वालिटी होगी, तो उसके एक और क्वालिटी दिखाने के लिए यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ठीक है। अब दूसरा देखिए बिसाइड, ये वाला बिसाइड क्या है, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ मतलब आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, मैं उसके साइड में बैठा था। जब आपको ये वाली पोजीशन दिखानी हो, आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम बाय द साइड ऑफ हिम, तो आप यहाँ पे बिसाइड यूज़ करेंगे। अब देखिए बिसाइड बीइंग पंक्चुअल, ध्यान से देखिए, मैंने जो आपको बताया जब बिसाइड से प्रपोजिशन यूज़ होती है तो उसका मतलब होता है इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, आपको किसी चीज़ में एडिशन करना है, पहले से ही कुछ चीज़ है उसमें आपको और ऐड करना है, तो इस वाले मीनिंग के लिए बिसाइड प्रपोजिशन यूज होती है। अब देखो बिसाइड बीइंग पंक्चुअल ही हैज़ नो मेरिट, मतलब और कोई उसमें क्वालिटी ही नहीं है, उसकी कोई मेरिट ही नहीं है, तब ये इंक्लूडिंग वाला नहीं हुआ, ये एक्सक्लूडिंग वाला है,
ठीक है, इसका जो मीनिंग है ये एक्सक्लूडिंग वाला बोल रहा है कि बिसाइड बीइंग पंक्चुअल ही हैज़ नो अदर मेरिट, तो इंक्लूडिंग वाला तो मीनिंग आ ही नहीं रहा इसमें, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम एक ऐसी एडवर्ब है, एक ऐसी एडवर्ब है जो दोनों मीनिंग कन्वे करती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, जो भी इसको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा दोनों मीनिंग कन्वे कर देती है। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं एक्सेप्ट बीइंग पंक्चुअल ही हैज़ नो मेरिट, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल से दोनों समझते हैं चीज़ें। ही हैज़ अ कार बिसाइड अ स्कूटर, मतलब इसके पास एक स्कूटर भी है और एक कार भी है, ठीक है, तो दोनों का इंक्लूजन होगा कार एंड स्कूटर, राइट। दूसरा देखिए ही हैज़ नो मीन्स बिसाइड दिस स्कूटर, इस स्कूटर के अलावा इसके पास और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन वाली चीज़ है, मतलब इंक्लूजन वाली नहीं है, तो यहाँ पे आप अपार्ट फ्रॉम लिखेंगे या फिर एक्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट इज डू यू थिंक, सो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम या फिर एक्सेप्ट, दोनों में से कुछ भी यूज़ करिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज़ वर्थ टू हैव दिस इंजन ट्यून्ड। देखिए ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ योर होमवर्क। यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स क्या इसका आंसर रहेगा और आई विल आंसर देयर, जो भी इस पर कमेंट करेगा मैं उसका आंसर वहीं दूंगा और आपसे रीज़न भी पूछ सकता हूँ क्या इसका पीछे रीज़न रहेगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सोल्व कीजिए, गलत कीजिए सही कीजिए, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट इट। So thank you for watching this video.